सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत आप लोग के राजन सीरीज में जो अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका फर्स्ट पार्ट आज यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी आप लोगों के सभी विषयों का हैंड रिटन नोट्स बनवाया है, सभी विषयों के हर टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं, सभी विषयों के हम लोगों ने पवन सीरीज राजन सीरीज के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को करवा दिया है, अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को भी हम पढ़ा रहे हैं। दोस्तों, हमारी पूरी कोशिश है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर तरीके से हो सके, चाहे वो नोट्स के जरिए हो, चाहे आप लोगों के सीरीज जो है वो उनसे भी कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। इतनी प्रैक्टिस हम करवा दे रहे हैं आप लोगों को कि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में मिस ही नहीं होगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम सॉल्व करवा रहे हैं, आपको पता है। दोस्तों, आपको हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पर आपको हर तरीके का स्टडी मटेरियल मिलेगा और जितना हमने पढ़ा दिया है आप लोग को सेकेंड सेमेस्टर में, अगर आप उतना पढ़ करके एग्जाम में चले जाओगे तो आपके सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे और आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन करोगे सेकेंड सेमेस्टर में। दोस्तों, आप लोग एक एक वीडियो को अच्छे से पढ़ डालिए जितना हमने पढ़ाया है सेकेंड सेमेस्टर में, और आपको छोटे से छोटा कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमसे पूछिए, आपके सभी डाउट्स का हम समाधान करेंगे। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस को। अतिलघु उत्तरीय क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6370 किलोमीटर है। यहाँ पर लगभग बात की गई है, तो आप याद रखिएगा कि एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं बताया गया है, लगभग बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल क्या है? दोस्तों, यहाँ पर मेंटल लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है कि जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो तीन भागों में है, तीन भागों में बटी हुई है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो यहाँ पर मेंटल क्या है पूछा है, तो भूपर्पटी के नीचे अवस्थित परत जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक विस्तृत है, इसे मेंटल कहते हैं। सबसे ऊपर है क्रस्ट, उसके बाद मेंटल और सबसे नीचे परत है कोर। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, मेंटल का निर्माण कैसे होता है? मेंटल का निर्माण ठोस सेलों द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोर क्या है? इसके भागों के नाम लिखो। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है जो कि निकिल तथा लोहे खनिज तत्वों से निर्मित है। इस परत के दो भाग हैं, बाह्य कोर एवं आंतरिक कोर। दोस्तों, मैंने तीनों के बारे में आपको अच्छे से क्लासेस में पढ़ाया है, जब आप लोगों के सामाजिक अध्ययन की क्लासेस ली हैं तो उसमें पढ़ाया है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो तीन भागों में क्रस्ट, मेंटल, कोर, और ये किस तरीके से किन किन अवयवों से किन किन तत्वों से मिलकर के बनी है ये भी बताया है। दोस्तों, इस तरीके से पृथ्वी के आंतरिक भाग को तीन भागों में बांटा गया है, तो आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, सेल क्या है? वे समस्त पदार्थ जिनसे भूपर्पटी का निर्माण हुआ है, चाहे वे ग्रेनाइट की भांति कठोर हो या चीका रोड़ी की भांति नरम एवं मुलायम हो, सेल कहलाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, चट्टानों के कितने भेद हैं? तो चट्टानों के 3 भेद हैं, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। ये तीनों चट्टानें बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम की दृष्टि से, अच्छे से इनको याद रखिएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, चंद्र दिवस किसे कहते हैं? 24 घंटे 50 मिनट का वह समय जिस दौरान चंद्रमा की सीध में पृथ्वी पर स्थित बिंदु पुनः एक बार घूमकर चंद्रमा के ठीक नीचे उस बिंदु पर पहुंचता है, चंद्र दिवस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? तो दोस्तों, आप सभी को पता है चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, चंद्रमा के पास स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 है, पृथ्वी क्या है? पृथ्वी सौरमंडल का एक अंग है, यानी कि पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है सौरमंडल का। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एपोजी क्या है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक दूरस्थ होती है, तो इस अवस्था को एपोजी कहा जाता है। यानी कि चंद्रमा की जो दूरी होती है सापेक्षिक, जब पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर वो होता है, जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है, उस टाइम पर वो उस अवस्था में या उस परिक्रमण काल में जब पृथ्वी से सबसे अधिक दूरी पर होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है एपोजी। इसके बाद पेरोजी क्या होता है? चंद्रमा की सापेक्षिक स्थिति पृथ्वी से सर्वाधिक निकट होती है, तो इस अवस्था को पेरोजी कहा जाता है। यानी कि एपोजी में चंद्रमा पृथ्वी से सबसे दूर होता है
और पेरोजी में चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण किसे कहते हैं? यदि किसी एक प्रकाश बिंदु से मुक्त होने वाले प्रकाश के मार्ग में कोई वस्तु आ जाती है तो उससे एक छाया बनती है जिसे ग्रहण कहते हैं। जैसे कि आप सूर्य के प्रकाश में खड़े हो, दोपहर में खड़े हो या जब भी सूर्य के प्रकाश में अगर आप खड़े हो तो आप देखते हो कि आप जहां पर खड़े हो आपके बगल में, जस्ट बगल में आपकी परछाई बन जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपने क्या किया है, वहां पर सूर्य की किरणों को वहां पर पहुंचने से आपने रोक दिया है और उस जगह पर आपको आपकी परछाई दिखती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, चंद्र ग्रहण कब होता है? दोस्तों चंद्र ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। बस इतना आप समझिए, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं हो पाता है बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। तो याद रखिएगा आप, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो उस समय क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण, क्योंकि पृथ्वी की छाया किस पर पड़ने लगती है? चंद्रमा पर पड़ने लगती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, चंद्र ग्रहण की घटना सदैव कब होती है? दोस्तों चंद्र ग्रहण की घटना पूर्णिमा तिथि को होती है और सूर्य ग्रहण की घटना अमावस्या के दिन होती है। तो ये आप तिथियां याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अपक्षय कितने प्रकार का होता है? तो अपक्षय 3 प्रकार का होता है, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, हिमानी किसे कहते हैं? बर्फ के गतिशील ढेर को हम क्या कहते हैं? हिमानी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमोड़ किसे कहते हैं? जब हिमानी चट्टानों को घर्षित कर उसका चूर्ण पर्वत के निचले भागों में जमा कर देता है तो इन्हें हम हिमोड़ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें कितने प्रकार की होती हैं? तो दोस्तों रासायनिक संरचना के आधार पर आग्नेय चट्टानें 2 प्रकार की होती हैं, अम्लीय आग्नेय चट्टानें और क्षारीय आग्नेय चट्टानें। क्वेश्चन नंबर 20 है, अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अवसादी चट्टानें वे चट्टानें हैं जो विखंडित ठोस पदार्थ से बनी हो या जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के जमाव से निर्मित हो। यानी कि इन्हें इसीलिए हम जीवाश्म चट्टानें भी कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे जीव जंतुओं, जो मृत जीव जंतु होते हैं उनके जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये जो चट्टानें होती हैं, ये जो भी मृत पेड़ पौधे होते हैं, साथ ही साथ जीव जंतु होते हैं, इन सभी के लाखों वर्षों में वैसे ही वो दबे रहने के कारण ही इन्हें हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टानें कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें पृथ्वी पर ऐसे ही दबी रह जाती हैं और इन्हीं दबी हुई चीजों से अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अवसादी चट्टानों के 2 उदाहरण बताओ। दोस्तों अवसादी चट्टानों में बलुआ पत्थर है और खड़िया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतों के नाम लिखिए। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में भूपर्पटी, मेंटल एवं कोर, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्वेश्चन नंबर 23 है, रूप परिवर्तनकारी कारक किन्हें कहते हैं? भूपटल के भूदृश्य बनते एवं बिगड़ते रहते हैं। भूदृश्यों के विकास एवं विनाश में समेकित रूप से जिन कारकों का प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से योगदान होता है, इन्हें हम धरातल पर रूप परिवर्तनकारी कारक कहते हैं। उनको 2 भागों में विभक्त किया जाता है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल। क्वेश्चन नंबर 24 है, मैग्मा क्या है? धरातल के अंदर अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है जिसे मैग्मा कहते हैं। दोस्तों पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक तापमान के कारण जो पदार्थ है वो तरल में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो पिघल जाता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे मैग्मा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, लावा किसे कहते हैं? धरातल के अंदर का अर्ध तरल पदार्थ जब धरातल पर निकलकर फैल जाता है तो इसे हम लावा कहते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी से क्या निकलता है? लावा निकलता है, हम अक्सर यही कहते हैं। तो पृथ्वी के अंदर का मैग्मा ही होता है जो धरातल से निकल करके बाहर फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी एक ऐसा भयंकर शंक्वाकार पर्वत है जिसके द्वारा भूगर्भ से नाली या दरार द्वारा आकस्मिक रूप से कीचड़, धुआं, वाष्प, गैसें, लावा तथा चट्टानी पदार्थों का प्रवाह धरातल पर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, क्रेटर किसे कहते हैं? ज्वालामुखी में निर्मित शंकु के ऊपरी भाग को क्रेटर कहा जाता है, यानी कि जो ज्वालामुखी का मुख होता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों ज्वालामुखी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी जिनसे हमेशा उद्गार होता रहता है, अचानक से कभी भी शुरू हो सकता है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी कि जिसमें कभी कभी उद्गार होता है, मतलब रेयर केस में।
और सुषुप्त या शांत ज्वालामुखी का मतलब जिसमें एक बार उद्गार हुआ उसमें कभी फिर उद्गार देखा ही नहीं गया, वो हमेशा शांत ही रहता है। तो इस तरीके से ये 3 प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? माउंट स्ट्रोम्बोली को। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायु दाब का मापन किसमें किया जाता है? वायु दाब का मापन मिलीबार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी पर वायु दाब की कितनी पेटियां हैं? तो दोस्तों पृथ्वी पर वायु दाब की निम्न पेटियां हैं, विषुवतीय अथवा भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब, फिर है उपोष्ण उच्च दाब पेटी, उसके बाद है अध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी और लास्ट में है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। क्वेश्चन नंबर 32 है, दोस्तों यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन में कि वायुमंडल की आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? किस यंत्र द्वारा पूछा है, तो यहाँ पर हमें उस यंत्र का नाम लिखना है। यहाँ पर हमें क्या करना है, इस यंत्र का हमें नाम लिखना है कि किस यंत्र से ये आर्द्रता मापी जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर वायुमंडल की आर्द्रता मापी यहाँ पर लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या रहेगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से किस यंत्र से बात हो रही है? तो किससे? हाइग्रोमीटर से हम इसको मापते हैं। तो याद रखिएगा आप कि हम इसे हाइग्रोमीटर से मापते हैं। दोस्तों वायुमंडल की आर्द्रता मापने के लिए हम किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 33 है, वायु दाब या वायु भार किसे कहते हैं? धरातल पर वायुमंडल की सभी परतों के पड़ने वाले भार को क्या कहते हैं? वायु दाब या वायु भार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पवन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गतिशील वायु को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोरियोलिस बल किसे कहते हैं? पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हवाओं की दिशा में विक्षेप हो जाता है। इस परिवर्तनकारी बल को विक्षेप बल अथवा कोरियोलिस बल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पवनों के प्रकार बताइए। दोस्तों पवनों के निम्न प्रकार हैं, अस्थायी अथवा प्रचलित भूमंडलीय पवने, सामयिक अथवा मौसमी अथवा अस्थायी पवने, या फिर लास्ट है यहाँ पर तीसरा, स्थानीय पवने। तो अस्थायी पवने, सामयिक पवने और स्थानीय पवने, ये 3 प्रकार की पवने होती हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रचंड पछासा या चीखता साठा किसे कहते हैं? तो पछुआ पवन की तीव्र गति से चलने और उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि के कारण ही 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर प्रचंड पछासा तथा 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चीखता साठा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रेड विंड्स किसे कहते हैं? तो व्यापारिक सन्मार्गी पवन को हम अंग्रेजी में ट्रेड विंड्स कहते हैं, यानी कि ये क्या है? व्यापारिक पवने हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मानसूनी पवने क्या है? वे पवने जिनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन आ जाता है, वे मानसूनी पवने कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत कब से हुई? तो कृषि के क्षेत्र में क्रांति की शुरुआत 1960 से हुई। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना है? तो कृषि का योगदान 35% है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन कौन सी हैं? प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दालें। हरित क्रांति का प्रमुख दोष क्या है? कुछ फसलों तक ही यह सीमित हो गया, यही इसका क्या है? दोष है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुद्रा का क्या अर्थ होता है? मुद्रा में वे सब वस्तुएं शामिल होती हैं जो किसी भी समय एवं स्थान पर बिना संदेह और बिना किसी जांच के अन्य वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और व्यापारिक दायित्वों को चुकाने के साधन के रूप में प्रचलित हैं। क्वेश्चन नंबर 45, चेक क्या है? चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। चेक कितने प्रकार का होता है? क्वेश्चन नंबर 46 में पूछ रहा है। तो चेक 3 प्रकार का होता है, धारक चेक, आदेशानुसार चेक और रेखांकित चेक। क्वेश्चन नंबर 47 है, बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट डिमांड ड्राफ्ट आज्ञा पत्र होता है जिसको लिखने वाला बैंक अपनी अन्य शाखा को आदेश देता है कि उसमें लिखित धनराशि का उसमें लिखित व्यक्ति शाखा संस्था को मांगने पर भुगतान कर दे। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र एक महत्वपूर्ण साख पत्र है। प्रतिज्ञा पत्र शर्त रहित प्रतिज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, हुंडी क्या होता है?
भारतीय भाषा में लिखा गया साख पत्र ही हुंडी है, जिसमें लिखने वाला व्यक्ति किसी निश्चित व्यक्ति को आश्वासन देता है कि वह उसमें लिखित धनराशि का भुगतान स्वयं को या उसमें लिखित व्यक्ति को अथवा उसके आदेशानुसार धारक को दे दे। इस पर मूल्यानुसार टिकट लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों, गुलाम वंश का अंतिम शासक था कैकूबाद, बिल्कुल सही है। और आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया है। दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 50 तक आज हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में घंटी का निशान आपको दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा। आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको जितनी भी वीडियोस अब तक हमने बनाई है आपको सभी वीडियोस यहाँ पर मिल जाएंगी और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देख सकते हैं। दोस्तों, आप लोग सभी वीडियोस को देखते रहिए, सभी वीडियोस को पढ़ते रहिए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए और आपको जहाँ कहीं भी डाउट है आप हमसे पूछिए। आप लोगों की तैयारी बेहतर हो, आप लोग एग्जाम में अच्छे से अच्छा मार्क पाएं और आप लोगों की मेरिट अच्छी बने, इसीलिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज ऐसे ही चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और आप लोग लगातार अपने डाउट्स को भी क्लियर करते रहिए। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपने अच्छे प्यारे कमेंट्स जरूर किया करिए। आप लोग के सुझाव, आप लोगों के कमेंट्स में आप लोग जो भी चीजें कहते हो सब बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर किया करो और अपने सभी भाई बहनों को भी इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, अपने कॉलेज के ग्रुप में, अपने फेसबुक, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है वहां पर जरूर शेयर कर दिया करें, जिससे एक से एक प्रशिक्षु तक जितने भी हमारे डीएलएड के भाई बहन हैं हम सब तक पहुंचे और सभी लोग हमारे वीडियोस को देखें, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम। तो प्लीज दोस्तों अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दिया करें, जिससे अधिक से अधिक डीएलएड के भाई बहनों तक हम पहुंचे और अपनी सभी वीडियोस को उन तक पहुंचा सके और जिससे वो अच्छे से अच्छे मार्क्स अपनी परीक्षा में गेन कर सके। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।